गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम लाभ हानि की दूसरी क्लास, सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वाली जो क्लास थी उसमें काफ़ी बेसिक प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा था और उम्मीद है मुझे आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कई लोगों ने कमेंट भी डाले थे। ये क्लास कैसी लगेगी ये भी बताइए, और अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं ली है, पहली क्लास इसकी नहीं पढ़ी हुई है, तो आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सेकंड क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन अगर पहली क्लास अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं देखी और आप सीधा सेकंड क्लास पे आए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इससे बेहतर होगा कि पिछली हमारी जो क्लास है 30 से 35 मिनट की क्लास है, उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आप में से अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर लास्ट में ठीक लगे तो एक बार लाइक जरूर करके जाइए, ध्यान से लाइक करके जाना है अगर वीडियो ठीक लगता है तो। चलिए, हमारा यहाँ पर 16वां प्रश्न है। इससे पहले हम 15 बेसिक प्रश्नों को पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं हमने, और यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है, पहले प्रश्न से ही एकदम बेहतर प्रश्न आपको मिले हैं। अभी 2-3 प्रश्नों के बाद आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा, एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसकी कोई गिनती नहीं है कि आज तक वो कितनी बार आया है। कोई गिनती नहीं है अभी तक कितनी बार आया है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छूटा होगा जिसमें वो सेम प्रश्न पूछा नहीं गया होगा, चाहे कोई छोटा एग्जाम रहा हो या किसी बड़ी पोस्ट के लिए रहा हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 16वां जो प्रश्न है, इसको सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। आखिर ये क्या कह रहा है? 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया है? 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर ना तो क्रय मूल्य दिया है ना ही यहां पर विक्रय मूल्य दिया है। उन्होंने क्या दिया है? 40 वस्तुओं का लागत और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। उसका मतलब है कि जितने रुपए में 40 वस्तु खरीदी गई हैं उतने ही रुपए में 25 वस्तु बेची जा रही है। क्या मतलब है सवाल का? सीधा सा मतलब पहले समझ लीजिए। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में 40 वस्तु खरीदी गई उतने ही रुपए में 25 वस्तु बेची जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने लाभ दे रखा है, लेकिन ये बात सीधी सीधी समझ आती भी है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने रुपए में हम 40 खरीद के लाए थे उतने ही रुपए में हम 25 बेच रहे हैं, तो 15 वस्तु तो हमारे पास बच रही हैं। 15 बच रही है ना, तो 15 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। हालांकि हम जो लैंग्वेज अब तक हमने पढ़ी है, क्योंकि सवाल को 2-3 बार पढ़ लिया ना तो सवाल का आंसर भी निकल आया। 15 वस्तु बच रही है ना, वही तो फायदा हो रहा है। 15 वस्तु बच रही हैं, वही फायदा हो रहा है। और ये 15 वस्तु बचाने के लिए हमें कितनी वस्तु देनी पड़ रही है? 25 वस्तु देनी पड़ रही हैं इंटू 100। आंसर हो जाएगा 15 चौका 60। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं, एक दूसरे प्रॉपर मेथड से भी समझते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दे देते हैं यहाँ पर, जिससे कभी ये प्रश्न गलत ना हो। क्या फॉर्मूला रहेगा? एकदम जादुई फॉर्मूला होगा। लाभ हानि दोनों ही कंडीशन में लग जाएगा, लेकिन कब? जब उन्होंने कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो। क्या करेंगे? बड़ी संख्या माइनस छोटी वाली संख्या, और बटे में आ जाएगा विक्रय संख्या इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 40, छोटी क्या है? 25। विक्रय संख्या यानी कितनी वस्तु बेची जा रही है? तो वस्तु कितनी बेची जा रही है? 25। 40 का क्रय, 25 का विक्रय हो रहा है, तो 25 वस्तु बेची जा रही हैं, वो यहां पर आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। क्या बचेगा? 15, बटे में आएगा 25, गुणा में आएगा 100। यही काम तो यहां पर किया था हमने। 15 बटे 25 गुणा 100, 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमने ये फॉर्मूला तो बस ऐसे ही बना दिया। ये फॉर्मूला तो बस इसकी कंडीशन के हिसाब से बना दिया है। फॉर्मूले में, सवाल में था क्या? एक्चुअली सवाल में सिर्फ ये था कि 40 वस्तु खरीदी और उतने ही रुपए में, हो सकता है 1 रुपए में खरीदी, हो सकता है 1 लाख रुपए में खरीदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने रुपए में 40 खरीद के लाए थे उतने ही रुपए में अगर हम 25 बेच रहे हैं, तो यहां पर हमें फायदा क्या हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है 15 वस्तुओं का। 40 खरीद के लाए, मान लीजिए 100 रुपए में 40 लेके आए,
100 रुपए में 25 बेच दी तो 100 रुपए में लेके आए 100 में बेच दी तो रुपए में तो फायदा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ 25 वस्तु बच गई है, सॉरी 15, क्योंकि 40 लेकर के आए थे और 25 वस्तु बेच दी हैं, इसका मतलब 15 वस्तु जो अपने पास बची हुई हैं वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ 15 वस्तु का, जबकि इन 15 वस्तुओं को बचाने के लिए हमने कितनी वस्तु बेच दी, कितनी वस्तु अपनी दुकान से दे दी, वो हमने दे दी 25 × 100। ठीक है, तो यहां से आंसर निकल आएगा। हालांकि हम इसको इस तरह से समझ लें तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे कितनी वस्तु बेची है, विक्रय संख्या × 100 लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और हालांकि अभी एक आध और सवाल में भी आएगा तो आपको तो याद ही हो जाएगा, बस आप मन से पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें प्राप्त होगा हानि या लाभ। इधर हानि में भी आंसर दिए, कुछ लाभ में भी दिए हैं, तो हमें बताना है हानि होगी या लाभ। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लेते हैं। जितने रुपए में 16 वस्तु खरीदी उतने ही रुपए में 20 वस्तु दे रहे हैं। भाई ये 16 वस्तु खरीद के लाए थे, 20 वस्तु दे रहे हो, ये 4 कहां से ला रहे हो? 4 की हानि हो रही है ना, अपने घर से देना पड़ रहा है ना 4, तो हानि हुई। तो क्या हो जाएगा? हानि। सबसे पहली बात तो कि हानि होगी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए चाहे तो हम वही लगा सकते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और बटे में क्या आएगा? विक्रय संख्या। कितनी वस्तु बेची जा रही है? × 100। तो 4 बटे 20 × 100, 4 से काटा 5 और 5 से काटेंगे तो 20, तो 20% हानि वाला आंसर हो जाएगा। और अगर हम बड़ी छोटी ना करें, लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें, तो देखिए 16 वस्तु खरीद के लाए और 20 वस्तु हम दे रहे हैं, 4 वस्तु अपने पास से देनी पड़ रही हैं, और हमारी दुकान से कितना जा रहा है माल? 20 × 100। 4 से काटा 5 आएगा, 5 से काटा 20 आएगा, 20% हानि हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? दोनों ही सवाल बहुत अच्छे थे। और इसके बाद एक सवाल जो अगला मिलने वाला है आपके लिए, ये मान के चलिए वो सवाल देखते ही जितने लोगों ने पेपर दिए होंगे पहले 4-6, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये सवाल तो भाई हमें पहले ही मिल चुका है, इस सवाल से मुलाकात जरूर हो चुकी होगी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, कोई डिपार्टमेंट इससे बच के नहीं गया होगा, ये समझ लीजिए, कोई लेवल इससे बच के नहीं गया होगा, हर लेवल पे ये प्रश्न पूछा गया होगा। प्रश्न में क्या दिया है और इसको हम करेंगे कैसे, जरा समझ लेते हैं। कह रहा है यदि मैं 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदता हूं और 11 रुपए की 10 वस्तु के हिसाब से बेच देता हूं, तो बताइए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसने क्या बोल दिया? 10 रुपए की 11 और 11 रुपए की 10, 10 की 11 इसने खरीदी है और 11 की 10 बेची है। अब देखिए इसका कोई जो पैटर्न है, पिछला भी जो फॉर्मूला था वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं था, बस एक जबरदस्ती का बनाया हुआ आपको समझाने के लिए था। और यहां पर भी अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बटे में विक्रय संख्या का स्क्वायर, ठीक है, और × 100। हम ये बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इस पर ध्यान मत देना, इसको हमें समझना है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि यहीं पर इसी तरह का जो सवाल होता है एक दूसरा सवाल भी बनता है। उस सवाल में अब ये स्क्वायर क्यों हो रहा है, दोनों चीजें समझते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई कहीं से आया हुआ नहीं है, ऐसी बनाया हुआ फॉर्मूला है। समझते हैं ये क्यों होगा ऐसा, दोनों ही बातें समझेंगे, यहां पर फॉर्मूला बनाना भी समझ लेंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न हम कर रहे हैं। कहा जा रहा है यदि मैं 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता हूं, 10 की 11 और 11 रुपए की 10 के हिसाब से बेचता हूं, कितनी बेचता हूं? 10। तो इनका जो मल्टीप्लाई है उसको हम मान लेंगे कि ये विक्रय संख्या है, क्योंकि बेची कितनी जा रही है? 10, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे? क्रय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ये कर दें, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में क्या आएगा?
विक्रय संख्या इंटू 100। ये विक्रय मूल्य नहीं है, ना ही क्रय मूल्य है, यहाँ पर मूल्य की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम विक्रय संख्या बटे में लगाएंगे। ठीक है, 100 से 100 कट गया, क्या बचा 21% लाभ। यह आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम इस तरह से नहीं समझते तो कैसे कर सकते थे? बड़ी संख्या का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, छोटी संख्या का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, विक्रय संख्या का स्क्वायर, अब बेची कितनी गई है वस्तु 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो हम ये लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हैं? बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लगा रहे हैं? पता क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगला सवाल एक आ जाएगा जिसमें 10 रुपए की 5 खरीदेगा और 11 रुपए की 17 बेचेगा, तो वहां पे स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्या होगा सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए नई नई चीजें नहीं समझेंगे। हमारा जो एक फॉर्मूला चल रहा है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे विक्रय संख्या इंटू 100, बस उसी से काम चलाएंगे, हर बार वही लगाएंगे। तो ये सवाल समझ में आ गया। कब लगेगा? क्या करेंगे? बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे। ये वस्तु बेची जा रही है, मतलब 10 की 11 खरीदी, 11 की 10 बेची, तो ये हो गया विक्रय संख्या, ये वाली हो जाएगी क्रय संख्या। ठीक है, और या फिर आप उसको इस तरह से याद रख सकते हो, लेकिन इस तरह से याद रखोगे तो भी ये वाला मेथड आपको अगले सवाल में समझना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम हर सवाल को इसी मेथड से करें, हम उसे ना याद रखें, ना रटें उसको। ठीक है, चलिए, हो सकता है इसमें आगे रखा होगा इस तरह का सवाल। और अभी हमने इन सवालों को लिया है, आखिरी जो क्लास रहेगी, जैसे हमने परसेंटेज में कुछ आए हुए सवालों को रखा था, ऐसे ही आए हुए सवालों को कि वो किस जगह पूछा गया है, इस तरह के सवालों को फिर से रखेंगे, तो ये सवाल इस तरह का कोई ना कोई सवाल फिर से एक रिपीट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो सवाल आया, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि एक विक्रेता 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में 2 बेचता है। अब बताओ किसका स्क्वायर करोगे? इनका तो मल्टीप्लाई होकर के विक्रय संख्या क्या बन रही है 12, और ये बन रहा है क्रय संख्या कितनी बन रही है 15। लेकिन हमारा वो फॉर्मूला तो अभी भी काम करेगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे विक्रय संख्या इंटू 100, ये अभी भी काम करेगा। तो देखिए ये बचा 3 चौका 12 और 4 से काटेंगे 25%। अच्छा, अब बात ये आती है कि 25% लाभ होगा या फिर हानि होगी, ये बात भी आएगी इस सवाल में, और जरूर पूछेगा। तो बताइए उसका परिणाम क्या होगा? कभी भी ऐसे सवाल में ये नहीं कहेगा कि उसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा या कितना प्रतिशत हानि होगी, क्योंकि एक बात इसमें एक एक्स्ट्रा है, मतलब एक बेहतर सवाल बनता है, ये पता कराता है कि बताइए कि वहां पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, वो भी हमें निकालना पड़ता है। अब अगर हम पिछले वाले सवाल की बात कर लें ना, तो इसमें हम समझ जाते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि कम रुपए में ज्यादा माल खरीदा, कम रुपए खर्च किए, ज्यादा माल खरीदा और ज्यादा रुपए में कम माल बेचा, तो लाभ तो होगा ही। लेकिन यही चीज हम यहां पर नहीं समझ पाते डायरेक्ट, मतलब इतना आसानी से नहीं समझ पाते, समझना तो पड़ेगा ही, जब तक नहीं समझेंगे तो जवाब आएगा कैसे। यहां पर ये चीज थोड़ी सी और लग रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम समझ लेंगे। 6 रुपए की 5, 6 रुपए की 5 यानी कि एक कितने की हुई 5 एकम 5, एक बचा, और 5 दूनी 10, एक वस्तु कितने की हुई 1.2 रुपए की खरीदी गई है और 3/2 यानी 1.5 की बेची है। 1.2 की खरीदी, 1.5 की बेची, लाभ होगा या हानि? लाभ हो जाएगा। इस तरह से हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो आपने अब तक जो सवाल सीखे यहां पर, उनमें एक सवाल देखिए, हम बैक कर लेते हैं इनको, चारों एक जैसी सवाल थे। एक हमने ये सीखा था 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर था। हमने लगाया यहाँ पर बड़ी माइनस छोटी वाला, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे विक्रय संख्या इंटू 100। इसके बाद अगला सवाल हमने ये सीखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर ये सीखा 10 रुपए में 11 खरीदी, 11 रुपए की 10 बेची, तो वहां पर भी हमने यही लगाया, बस क्या किया था, बाहर वाले पदों का गुणा अंदर वाले पदों का गुणा कर लिया था। और फिर लास्ट सवाल हमने ये भी सीखा। हर सवाल अलग था, पहले दोनों सवालों में भी एक में प्रॉफिट था, एक में लॉस था। पिछले सवाल में सेम संख्याएं आ रही थी जिनका स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर संख्या बदल के आ रही थी, लेकिन चारों टाइप के सवाल को हमने एक ही तरीके से सीखा है, भूलेंगे नहीं। अच्छा सवाल था, इनमें से कोई भी पैटर्न जरूर आपको मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये सारे के सारे, इस तरह का सवाल मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद
बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। अगला सवाल है, ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। यदि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो जाए। तो अब तक मिला जुला सा सवाल है, लेकिन बिल्कुल सेम सवाल हमने नहीं किया है और एकदम सिंपल। अब तक जो सवाल किया उन सबसे ज़्यादा सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखिए, ₹3 के 7 संतरे खरीदे। अगर 3 के 7 खरीदे तो एक कितने का खरीदा? 3/7 रुपए का। अगर 3 के 7 खरीदे हैं तो एक कितने का खरीदा है? 3/7 रुपए का एक खरीदा है। अगर इतने रुपए का संतरा है और हमें 33% लाभ चाहिए तो क्या करेंगे? 133% बेच देते हैं, ठीक है ना। पर हम एक संतरे पर लाभ निकाल रहे हैं। यहां पर एक संतरे पर हमने लाभ लगा दिया। अब एक पे लगाएं या 1 क्विंटल पे लगाएं, लाभ का परसेंटेज तो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, 7 से इसको काटा हमने, 19 तिया 133 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, 19 तिया कितना हो गया? 57/100। आंसर निकल के आ गया 57। पूछा क्या है? प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाए। प्रति सैकड़ा 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाए? तो 57 रुपए में बेचे जाए। आंसर निकल आया एकदम, ठीक है। तो ऐसा सवाल हम कर चुके थे। वैसे ये 3/7 हमें करना था, 133% में बेचना था, बाकी कुछ है ही नहीं पूरे सवाल में। आंसर निकल के सामने आ गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, ये सवाल अभी तक हमने बेसिक क्लासेस जो रही है ना, स्टार्टिंग की ये दोनों क्लासेस, इनमें जितने भी सवाल लिए हैं, ये समझ लीजिए ये सब के सब सवाल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखने की कोशिश करें ना तो जितना बड़ा सवाल है ना, इतनी ही बड़ी संख्या में, इतनी लाइनों में ये लिखा जाएगा कि ये सवाल कितनी बार आया है। ये सवाल कितनी बार आया है, 4 लाइनों में आएगा, ये समझ लीजिए। और हर सवाल इतना यूनिक है, बस लिखा नहीं है तो ये मत समझना कि ये सवाल बेकार सा है, टाइम पास हो रहा है हमारा। देखिए सवाल क्या है, और बहुत ही बेहतर सवाल है, समझ ले अच्छे से। और मैं बताऊंगा कि इस सवाल को, वैसे ये सवाल द्विघात समीकरण का है, पूरा आधे पेज का सवाल है ये, लेकिन इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, आंसर से ऐसे टिक मारेंगे। मार दिया ना, ऐसा नहीं, मारने को तो हम चारों में से कहीं मार सकते थे, लेकिन ये सही मारा है, मतलब सही जगह टिक लगाया। एक वस्तु 144 रुपए में बेची, चलो हटा लेते हैं, पहले लोगों का ध्यान इसी पे जा रहा है बार बार। एक वस्तु 144 रुपए में बेची, सवाल को समझते हैं। एक वस्तु 144 रुपए में बेची तो एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, मतलब 144 रुपए में बेची तो उस व्यक्ति को जितना लाभ होता है वह लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। क्या कह दिया इस सवाल में? इसने बोला कि जो वस्तु खरीदी गई है, मतलब इस वस्तु का जितना लागत मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। मतलब अगर वस्तु 20 रुपए की है तो 20% लाभ हुआ, 100 रुपए की है तो 100% लाभ हुआ, 80 की है तो 80% लाभ हुआ, 60 की है तो 60% लाभ हुआ। क्या कह दिया इसने कि 144 में जब बेचा तो जितने रुपए की वस्तु है उस पर उतना ही परसेंट लाभ हुआ। तो पहले एक काम करते हैं, इसका एक बड़ा वाला मेथड बताते हैं, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, और आप भी मत करना क्योंकि इसका तरीका तो वही रहेगा ये वाला। देखिए, एक वस्तु का लागत मूल्य मान लीजिए x है, सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए समझा जरूर करें, समझा तो जरूर करें इसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग ना मल्टीपर्पस की तैयारी कर रहे हो। मल्टीपर्पस मतलब हो सकता है कल को आप सीधे मास्टर ही बन जाओ, लेकिन जब मास्टर बनोगे तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक सवाल को कई कई तरीके से हर चीज को बताना पड़ता है, ऐसे ही बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब यह है, अगर कोई वस्तु x रुपए की है तो उस वस्तु पर x जितने रुपए की वस्तु है उस पे उतना ही परसेंट लाभ। लाभ कितना हुआ? x रुपए की वस्तु है और उस पे लाभ कितना हुआ? उस वस्तु पर उतना ही परसेंट लाभ, जितने की वस्तु है उतना ही परसेंट लाभ। तो क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा 144।
क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में आएगा 100, ये 100 इधर जाकर के बन जाएगा 144,000। बन गया द्विघात समीकरण, बन गया ना। बेकार सा लग रहा है ना, क्योंकि अभी आधे पेज में आंसर आएगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे चारों आंसर को। कैसे, 60 रुपए की वस्तु है, इस पे 60% लाभ लगा दो। 60 का 60% कितना हुआ, ये काम ओरल कर सकते हो आप लोग, मुझे पता है, लेकिन 60 का 60% चलो लिख लिख के बता देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा। 36 हो जाएगा। अगर 60 रुपए की वस्तु पे 36 रुपए का लाभ दे दो तो 60 और 36 कितना हुआ, 96 की बिकेगी। हमें कितने की बेचनी है अपनी वस्तु, 144 की बेचनी है। ये वाली तो 96 की बिक रही है, आंसर गलत हो गया। 75, अगर 75 का 75% निकालेंगे ना, 75 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट में आएगा 62.5, ठीक है। जो भी आएगा पॉइंट में निकल के आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम 75 का 75% निकालते हैं, और सिंपल सी बात है, जब 75 का 75 निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि लास्ट में 5 पंजे 5 आएगा, 5 पंजे 25 यानी कि 5 आएगा। और हमें क्या चाहिए लास्ट में, 4। तो आंसर नहीं बनने वाला यहां से, ये भी गलत हो गया। अब देखिए 90 का 90%, 90 का 90% कितना हुआ, 81। 90 का 90% 81 हुआ। अगर 90 रुपए की वस्तु को 81 रुपए फायदे पे बेचेंगे तो 171 की बिकेगी, और हमें कितने की बेचनी है, 144 की। वस्तु भी बिकने में नहीं आ रही है, अब आ जाएगी। 80 का 80% कितना हुआ, 80 का 80% कितना हुआ, निकालेंगे ना। 80 का 80% क्या आएगा, 64 आएगा। 64 रुपए जोड़ के बेच दो, 80 और 64 कितना हो गया, 144। तो 80 रुपए की वस्तु है और 80 रुपए की वस्तु पे 80% का लाभ हो रहा है। कितने की बिक रही है, 144 की। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एकदम बेहतरीन सवाल था, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो संख्या लिखी हुई है ना, कई बार ऐसा ही सवाल पूछा गया है, कई बार। तो ऐसे सवाल को आप द्विघात समीकरण से नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। जब भी आएगा आपके सामने आप इसे ऑप्शन से ही उड़ाएंगे। चलिए एक सवाल और आता है यहां पर, इसी तरह का सवाल है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 39 रुपए है। और कह रहा है यदि उसका लागत मूल्य उस वस्तु के संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो इसने कुछ नई बात नहीं कह दी, वही बात तो कह रहा है कि संख्या के रूप में अगर हम देखें तो इसका मूल्य और उसका प्रतिशत जो है, लाभ जो प्रतिशत का है वो इक्वल है, यानी कि जितने रुपए की वस्तु है उतना ही परसेंट लाभ हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है वस्तु बेचनी कितने की है, 39। तो हम क्या करेंगे, 35 का 35% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 रुपया 25 पैसे। कैसे निकाल दिया, 35 का 35% यानी 35 का गुणा कर दिया, 12 होता है, बटे में 100 आ रहा था। तो 35 रुपए में 12 जोड़ेंगे, 39 तो आएगा नहीं, आंसर नहीं हो सकता। 37 का 37% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1369। बहुत अजीब सा आएगा, इसमें 37 रुपये जोड़ोगे तो 39 तो बनने का है नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है। सीधे आंसर की ओर चलते हैं। 30 का 30% कितना हुआ, 9 रुपया, 39 की बिक जाएगी। 30 का 30% कितना हुआ, 9 रुपया। तो 30 और 9 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 39 रुपया, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब देखिए इसके बाद एक प्रश्न यहां पर शायद लिया नहीं गया है, इसी में एक प्रश्न और बनता है, यहां पे नहीं है, चलिए यहां नहीं दिया हुआ है। एक प्रश्न में आपको और लेकर के यहां पर समझा देता हूं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्यारा प्रश्न है। सवाल पूछा जाता है, सेम वही प्रश्न देता हूं मैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जीटीआई में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसी से रिलेटिव है, लेकिन समझ लीजिए क्या है। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतना प्रतिशत हानि होती है
जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो बताना है क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, क्या है सवाल? एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है तो उतना प्रतिशत हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो सवाल तो फिर से वही हो गया, अब तक प्रॉफिट कह रहा था, इस बार उसने लॉस बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए अब इसमें अगर कोई कमी नजर आ रही है तो वो है हमारे पास ऑप्शंस की कमी है। 20 छोटा रहेगा ज़्यादा ही, 40, 30, 70, 80। हमने 4 ऑप्शन ले लिए। और देखिए बहुत अच्छे से समझ लेना, ये 4 ऑप्शन जो है ना ये भी घुमाएंगे आपको। अगर आपने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप तो पक्का आपको एक नई बात मिलने वाली है। और जो लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं और पहली बार जब करा था तब का अगर होश रहा होगा, याद रहा होगा, तो आपको पता होगा कि यहां पर मैं क्या लॉजिक बताने वाला हूं। सवाल तो मैंने कहा कि सेम है, यहां प्रॉफिट था, यहां पर लॉस है। सीधी सी बात है कि आंसर से ही हम करेंगे, अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण से बढ़िया है हम क्या करें, यहां पर ऑप्शन से कर लें। तो देखिए अब इसका कहने का मतलब यही था कि 40% से 40 रुपए में से 40 का 40% माइनस कर दो। अब 40 का 40% कितना हुआ? 16 माइनस करेंगे तो वस्तु बिकेगी 24 की, लेकिन हमें तो बेचनी है भाई कितने की, सॉरी इधर 29 की बेचनी है। ये तो सवाल देखो ही मत इसको, ये तो हो चुका। 21 रुपए की बेचनी है, ये कितने की बिक गई? 24 की। तो आंसर नहीं हुआ। अब आ जाते हैं 30 पर। तो 30 का 30% हानि, 30 का 30% कितना हुआ? 9 रुपया। तो 30 का 30% 9, यानी 30 से 9 घटा दिया तो 21 की बिक जाएगी। हमारा आंसर यहां से कितना हो गया? 30 आंसर हो गया। लेकिन जरा ये भी चेक करते हैं, 70 का 70% कितना हुआ? 49। 70 का 70% कितना हुआ? 49। अगर 49 रुपया घटा करके बेचेंगे तो ये वाली वस्तु भी कितने की बिक रही है? 21 की बिक रही है। ये दोनों आंसर हो गए भाई। अब कौन सा लगाओगे? तो अब हम आंसर कौन सा लगाएंगे? जिसमें दिया होगा बी तथा सी दोनों, ये दोनों ही आंसर ठीक है। बात को समझ लीजिए क्यों होता है ऐसा। देखिए जब भी लाभ वाला सवाल आएगा वो 100 से ऊपर भी जाएगा, 200 से ऊपर, 400 से ऊपर भी बेच सकता है। लेकिन जब भी हानि वाला सवाल आएगा हमेशा आंसर 100 से कम आएंगे। और दूसरी बात, यहां जो रेट दिया होगा ना वो 100 से कम दिया होगा हर हालत में। दूसरी बात, इसके हमेशा 2 आंसर निकलेंगे, हमेशा 2 आंसर निकलेंगे। और उन दोनों आंसर का जो टोटल आएगा वो टोटल हमेशा कितना आएगा? 100 आएगा। हमेशा ऐसा होता है। तो कई बार ये सवाल सिंगल एक आंसर भी दे दिया जाता है, 30 या 70 में से कोई एक दिया होगा, हम लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कई बार डबल आंसर भी दिए होते हैं, एक में 30 और 70 दोनों, 30 और 60 दोनों, इस तरह से भी दिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम यहीं पर इस सवाल में इस वस्तु को हम 24 रुपए का बेच रहे होते तो इसके आंसर पता है क्या बनते? 40 और 60। लगाओ हिसाब, 40 का 40% 16 माइनस करेंगे 24 की बिक जाएगी। 60 का 60% 36, 60 में से 36 माइनस करेंगे 24 की बिक जाएगी। और देखो इसका योगफल कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन हर एक में यहां जो रेट रहेगा ना, इसका विक्रय मूल्य रहेगा हमेशा 100 से कम होगा, और इसके जो क्रय मूल्य आते हैं उन दोनों का योगफल हमेशा 100 होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतर प्रश्न आपने यहां पर और एक समझ लिया। और ये जो 21 वाला मैंने लिखा है ना, ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है, लेकिन कई बार अगर मैं थोड़ा सा भी समय दे दूं आपके लिए तो 2-4 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें 1-2 मिनट तक लटके रहेंगे, सोचेंगे पता नहीं इसमें क्या चल रहा है। लेकिन बताऊंगा मैं तब एकदम आसान लगेगा और अपने आप पे हंसी आएगी कि आखिर हम इस सवाल में अटके हुए थे। देखते हैं क्या है। सवाल इतना सिंपल नहीं है, करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा जाता है, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। क्या होता है? जब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा जाता है
तो 5 गेंदों के लागत मूल्य, ये तो बेचा जा रहा था, ये कह रहा है लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बार बार यही पढ़ते रहोगे, समझ में नहीं आएगा आखिर करना क्या है। लेकिन करना क्या है जरा समझ लेते हैं। कहने का मतलब उसका क्या है यहां पर, वो ये है, देखिए 17 गेंदों को 720 में बेचा, 17 गेंदों को 720 में बेचा, तो 5 गेंदों की तो जमा भी नहीं मिली, 5 गेंदों का नुकसान हो गया। मतलब यह हुआ 720 रुपए में 17 गेंदों को बेचा, तो 5 के तो पैसे भी नहीं मिले। कितने कितने के पैसे मिले? 12 गेंदों के पैसे मिले, 60 रुपए की एक गेंद थी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 720 रुपए में 17 गेंदें बेची, 5 की लागत के बराबर, जितने रुपए की 5 खरीदी थी ना उतना तो नुकसान हो गया। यानी 17 गेंदें बेची, 12 के पैसे मिले, 5 के तो पैसे भी डूब गए। 12 के पैसे मिले और वो कितने थे? 720। तो 720 बटे 12 करेंगे, 60 रुपए की एक गेंद हो जाएगी। अब कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं बैठे बैठे कि ये 60 रुपए में होगी कौन सी वाली, स्टम्पर की होगी, प्लास्टिक की होगी, कौन सी वाली होगी, लेदर की होगी, है ना। चलिए अब कंपनी का नाम मत बताओ, सवाल समझो बेटा अच्छे से। और देखो एक बेईमान व्यापारी आ गया, एक बेईमान दुकानदार है कोई यहाँ पर। देखो क्या करता है, जरा देख लेते हैं इसको। एक बेईमान व्यापारी है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति बन रहा है बेईमान, पहले नाम पे लगा हुआ है उसका विशेषण। कैसा व्यक्ति है? बेईमान व्यक्ति है। लेकिन वो कह रहा है कि अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है मैं अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचूंगा, जितने की खरीद के लाया हूं उसी भाव बेचूंगा। लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है, 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। 1 किलो की जगह पे 850 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, लेकिन बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। डायरेक्ट समझिए, आप खुद समझेंगे, खुद ही निकाल लेंगे। बताओ जरा, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, उसको फायदा कितना हो रहा है? 150 ग्राम उसे बच रहा है। 150 ग्राम बच रहा है उसके लिए, क्योंकि वो 1 किलो की जगह पे क्या कर रहा है? 850 ग्राम दे रहा है। चलिए, ये 150 ग्राम बचाने के लिए अपनी दुकान से उसे कितना देना पड़ रहा है? 850। तो यही तो लागत होगी, इंटू 100। 5 से काट लीजिए, 17 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 आएगा। 300 बटे 17 क्या बनेगा यहां से? 17 ये हो जाएगा। 17 289 और 11 पूरा 300 हो जाएगा। 300 बटे 17। ठीक है, तो एक बढ़िया सा सवाल था। बस ऐसे सवालों में आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें ध्यान से यहां पर 1000 नहीं लगाना है। बहुत से लोग यहां पर 1000 लगा के गलती कर बैठते हैं, बहुत ही प्यार से गलती हो जाती है, पता भी नहीं चलता हमने कब गलती कर डाली। 1000 यहां पे लगाया नहीं और सवाल गलत हुआ नहीं। ठीक है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, जब आप 150 ग्राम बचा रहे हो तो इस 150 ग्राम को बचाने के लिए दुकान से दे कितना रहे हो? आपकी तो वही लागत हो गई, कितना दे रहे हो वही लागत हुई। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर रखनी है। अच्छा, इसमें क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, सवाल आ रहा होगा मन में कई बच्चों के, क्या ऐसा हो सकता है कहीं पर हानि पूछी जाएगी? ये तो लाभ का प्रतिशत निकला, क्या ऐसा हो सकता है इस सवाल में हानि हो जाए? हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा? जब बेईमान दुकानदार है तो बेईमान व्यक्ति कभी हानि में जाएगा क्या? अरे वो सेम रेट बेचेगा जिस भाव खरीद के लाया है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे कभी 1250 का इस्तेमाल थोड़ी करेगा। एक उसका नाम ही बेईमान है, कभी हानि वाला सवाल यहां से नहीं बनता। ठीक है, बेईमान दुकानदार जब होगा तो हमेशा उसे फायदा ही होगा, क्योंकि वो 1 किलो की जगह पे किसी छोटे वाले बाट का इस्तेमाल करेगा, किसी छोटे बाट का इस्तेमाल करेगा, 1000 ग्राम से छोटे वाले का। चलिए अगला एक सवाल और आ गया। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलो के 1200 ग्राम दिखाता है। एक तराजू है जो 1 किलो का 1200 ग्राम दिखा देता है। क्या दिखा रहा है? बेच तो रहा है 1 किलो, मतलब अपने पास से 1 किलो माल दे रहा है, लेकिन तराजू में लिख के क्या आ रहा है? तराजू में क्या लिख के आ रहा है? 1200। यहां पर वजन रखा हुआ है 1 किलो, लेकिन तराजू दिखा रहा है 1200 ग्राम। यानी कि इसका जो तराजू है वो गड़बड़ है। तो तराजू की वजह से उसे कितना फायदा हो रहा है?
कितना फायदा हो रहा है भैया? 20% नहीं हो रहा है भाई। 1 किलो की जगह 1200 दिखा रहा है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो 1 किलो पे 200 ग्राम 20% नहीं हो गया? 20% फालतू दिखा रहा है, ठीक है। और कह रहा है वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, और वो जितने की वस्तु लाया है उससे 10% ज्यादा पे बेच रहा है, तो 10% का और फायदा हो गया। तो इस तरह से उससे टोटल कितना फायदा हो गया? जितने लोग सोच रहे हैं 30%, वो गलत सोच रहे हैं। अब हमें क्या करना है? 2 तरीके से प्रॉफिट ले रहा है वो, परसेंटेज में चले जाओ। 2 तरीके से प्रॉफिट ले रहा है। एक बार वो गड़बड़ कर रहा है, दोनों बार गड़बड़ी कर रहा है ना, क्योंकि व्यापारी कैसा है भाई? यहां पे लिख दो यार, बेईमान है ये। कैसा व्यापारी है? बेईमान व्यापारी है। और ये क्या कर रहा है? 1 किलो की जगह तो 1200 ग्राम दिखा रहा है अपने तराजू से, और अपने क्रय मूल्य को इसने क्या किया? 10% ज्यादा लिख लिया है। लाया होगा सस्ता, महंगा दिखा रहा है, 10% ज्यादा लिख लिया, तो दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है ये। इधर 1200 ग्राम कर दिया, 20% का यहां फायदा ले रहा है, 10% का यहां पर फायदा ले रहा है। तो इस तरह से 20 और 10% का 2 अलग अलग तरीके से फायदा ले रहा है। और ये फायदा इसका किसके बराबर होगा? तो ध्यान करिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि जब भी किसी के मूल्य में, किसी की इनकम में, किसी के प्रॉफिट में जब 2 तरीके से चेंज आए तो हम क्या लगाएंगे? x + y + xy अपॉन 100 लगाएंगे, ठीक है। और दोनों तरीके से इसको फायदा हो रहा है, तो एक बार 10 लगाएंगे, एक बार यहाँ पर 20 लगाएंगे, मतलब 20 10 आगे पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा? 2 0 से 2 0 हटा दो, 10 20 30 हो गया, 2 1 कम 2, कुल मिला के उसे 32% का फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, ये 32% का हो कैसे गया? चलो ठीक है, ये तो बात मान ली सर जी कि x + y + xy अपॉन 100 लगा दिया, आंसर इतना आ जाएगा। ऐसा हुआ कैसे? एक बार 20%, एक बार 10%, ऐसा हुआ कैसे? तो ये पता कैसे हो रहा है? समझ लें, कुछ बच्चों को हो सकता है बात समझ में नहीं आई हो। अगर ये 1 किलो ही बेच रहा होता, 1 किलो के स्थान पर अगर 1 किलो ही बेच रहा होता, तो ये क्या कर रहा होता? सिर्फ 10% फायदा ले रहा होता, क्योंकि इसने 10% एक्स्ट्रा लिख रखा था, ठीक है। लेकिन एक तो इसने ज्यादा लिख लिया था, वो वाला 20%, 10% ये वाला, और ये जो 1 किलो दे रहा है और 1 किलो की जगह पे 1200 ग्राम दिखा रहा है, एक तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा वाला ये दे भी नहीं रहा है, और उस पे भी ये 10% फायदा कमा रहा है। तो जो 200 ग्राम एक्स्ट्रा है ना, उस 200 ग्राम का 10% कितना हुआ? 200 ग्राम का जो 10% है ना, मतलब 20% का जो 20% है, इस वाले 20% पे, क्योंकि ये 20% ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है, दे थोड़ी रहा है। ये जो 20% है पहला वाला, ये एक्स्ट्रा इसका तराजू दिखाता है, शो करता है, कोई ये माल थोड़ी दे रहा है इतना। जब ये माल नहीं दे रहा है, उस पे भी तो 10% ले रहा है, तो 20% पे भी 10% ले रहा है, तो 20% का 10% कितना हुआ? 2%। वो वाला 2% यहां पे ऐड हो जाता है। इस तरह से टोटल कितना हो गया? 32% हो गया। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। कुछ पिछले वाले सवाल जैसा लग रहा है, पिछली क्लास में करे थे हमने ऐसे सवाल। तो एक कितने का हुआ? 12 संतरे 60 रुपए के, तो एक हो जाएगा 12 पंजे 60 का, यानी कि 5 रुपए का। एक संतरा बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब 75% बराबर हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर 25% लाभ कमाना हो तो 125 इधर जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, सारे सवाल हम कर चुके हैं ऐसे। 125% बराबर निकालना है, 75 यहां आएगा, 125 इधर जाएगा। 100 रुपए में कितने संतरे ये पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 आ जाएगा, और हम यहां पर लिखेंगे 125/15। 125, 5 से इसको काट दिया, देखिए 5 से 3 और 5 से काटेंगे तो 25, तो ये बन जाएगा आपका 25/3। और देखिए 25/3 का मतलब हुआ 25 रुपए के 3 संतरा। संतरे है ना, संतरे तो बेच रहा है, ठीक है, संतरे बेच रहा है। 25 के 3, वो कह रहा है 100 के कितने, तो इसे 100 बना लो। 100 बना लो तो माल भी 4 गुना जाएगा। जब 25 के 3 जा रहे हैं तो 100 के कितने जाएंगे? 12 जाएंगे।
सिंपल सा हिसाब है, कोई लाला वाला हिसाब है, ये तो कोई भी बता देगा, एकदम साधारण सी बात हो गई ना। चलिए ठीक है, और अभी देखिए अभी कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं यहां पर। अभी अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, देखिए क्या है, 27। चलिए सामने आ गया है तो देख लेते हैं इसको भी। ए बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचता है। ए क्या करता है, बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचता है। अच्छे से समझ लीजिए, ए बेचता है बी को 19% हानि पर, कितने रुपए में, 4860 रुपए में। मतलब क्या हुआ कि 81% रुपए में बेच दिया 4860 रुपए का। ए ने बेचा है बी को 81% में, 19% नुकसान पर, यानी 81% रुपए में बेच दिया इतने रुपए का। तो ए ने इसको खरीदा कितने का था, ए ने कितने का खरीदा था, 4860 बटे में आ जाएगा 81, गुणा में आएगा 100। 81 से काट लेते हैं, 8 छंग 48, ठीक है, 6 आएगा, 60 आ जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा 6000। ए ने इसे कितने का खरीदा था, 6000 का खरीदा था। अब आगे कुछ और कह रहा है, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा, कैसी कीमत पर बेचा, कि उससे ए को 17% लाभ मिला होता। सवाल एकदम अलग है, समझिए अच्छे से। कह रहा है ए ने बी को बेचा 4860 का 19% के नुकसान पर, यानी कि ए ने खरीदा कितने का था, 6000 का। अब कह रहा है बी ने सी को बेचा और ऐसी कीमत पर बेचा कि अगर उतने रुपए में ए ने बेचा होता तो ए को 17% लाभ होता। एक काम करते हैं, सी ने कितने का खरीदा, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम ये निकालें कि अगर ए बेचता तो ए को 17% फायदा होता, और ए ने खरीदा कितने का है, 6000 का। अब 6000 का 117% निकाल दो आप। 6000 का कितना निकालोगे, 117%। तो देखिए 6000 का 17% निकाल लो, 17 छक्का 102 हो जाएगा, यानी कि 1020 रुपए का फायदा हो जाएगा। 6000 रुपए इसमें ऐड कर दें तो मतलब ये हो जाएगा कि 7020 रुपए में किसने खरीदा, सी ने खरीद लिया। सी ने कितने का खरीदा, 7020 रुपए का। तो अब बताइए ये बेचा किसने, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं यहां से। ए ने 19% के नुकसान पर इसे बेच दिया, बी को बेचा इतने रुपए में, यानी 81% बराबर ये। तो ए ने खरीदा था 6000 का, अब बी सी को बेचता है। सी ने कितने का खरीदा, इतने रुपए में खरीदा कि अगर ए उतने रुपए में बेचता तो ए को 17% का लाभ होता, और ए ने कितने का खरीदा था, 6000 का। 6000 का 17% 1020 हुआ, 1020 में 6000 जोड़ेंगे तो 7020 का सी ने खरीदा। लेकिन ये वास्तव में बेचा किसने था, ये बी ने बेचा था। तो कह रहा है बताइए बी को कितना लाभ हुआ। अब बी ने खरीदा कितने का था, अब बी ने बेचा कितने का है, लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा ना। इतने का खरीदा, इतने का बेचा, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। कैसे निकालना है, बस जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी। यहां तक दिख रहा है ना, थोड़ा कम दिख रहा है ना, कोई नहीं, यहां पे हम थोड़ी जगह कर लेते हैं। ए बी 19% ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहीं पे काम चला लेंगे। 7020 से इसको माइनस करिए, देखिए 0 से 0 गया तो 0 आएगा, 12 से 6 गया 6 आएगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 8 गया 1 आएगा, और 6 से 4 गया तो 2। 2160 रुपए प्रॉफिट हुआ। खरीदा कितने का था, 860 इंटू 100 इधर लगा लेते हैं। 1 0 से 1 0 हटा दिया। अब इसे काट लो। अच्छा ये कटेगा भी नहीं, कुछ ऐसी आंसर आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम काट लेते हैं 4 से या 6 से काट लेते हैं। 6 से काटेंगे ऊपर 36 आएगा, और 6 से काटेंगे 6 8 48, 6 कम 6 आएगा। फिर 9 से काट लेते हैं, 9 ने 81 और 9 चौक 36, यानी कि 400/9। देख लेते हैं 400/9 कौन सा हो रहा है,
400/9 ये मिला हमें, ये हो जाएगा 400/9। देखिए थोड़ा सवाल बड़ा सा हो गया, ये बात तो ठीक है, लग रहा होगा और ये मेंस जैसे एग्जाम में आने लायक सवाल है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक बार आप रिपीट करके देख सकते हो, मैंने कई बार सवाल को बता दिया, लेकिन अगर कोई भी कमी रह गई है ना तो उसकी दवाई तो होती है हमारे पास हमेशा से। अगला जो सवाल होगा वो फिर से आपको इसी की तरह फिर मिलेगा और वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, ए ने बी को 4800 रुपए में, उधर कुछ अलग था यहां कुछ अलग है थोड़ा सा। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा और उसे 20% हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। अगर वो इतने की बेचता तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए, बी का अभिलाभ बताइए, मतलब उसका सिर्फ लाभ बताना, प्रतिशत लाभ नहीं बताना है। चलिए तो इस सवाल में क्या करना है, ए ने बेचा बी को 20% की हानि पर कितने का, 4800। तो 4800 रुपए का बेच दिया, 80% में 100% बराबर निकल आएगा यहां से 6000। इसका 6 गुना है, इसका 6 गुना निकाल दीजिए, 60 गुना मतलब। तो कितने, ये वाला किसने खरीदा, ए ने खरीदा था। अब कह रहा है ए को 15% का लाभ होता। अब इसका 15% जरा बता दीजिए कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी 6900 रुपए का बेचेगा किसको, सी को। पिछला सवाल अभी किया था, उसके बाद ये कर रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब ये बेचा किसने था, बी ने बेचा था। ये वो तो कहा था उसने कि अगर ए बेचता तो उसे 15% लाभ होता। अब बी ने खरीदा कितने का था, बेचा कितने का, फायदा कितना हुआ, आंसर हो गया। यही तो सवाल था। चलिए इसके बाद फिर अगला सवाल, यहां प्रतिशत नहीं पूछा, पिछले सवाल में प्रतिशत भी पूछ रखा था और प्रतिशत पूछने की वजह से थोड़ा सा और बढ़ जाता। एक सवाल यहां पर है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है। तो हमें अंकित मूल्य पता होना चाहिए कितना है। मान लीजिए 100, बेचा कितने का, अंकित मूल्य के 3/4 पर, 3/4 का मतलब हो जाएगा 25 या 75, यानी 75 रुपए का बेचा और 25% का लाभ हुआ। तो एक काम कर सकते हो, 125% बराबर लगा सकते हो 75 रुपया। 125% बराबर क्या लगा सकते हैं, 75 रुपया। तो 100% बराबर निकल आएगा यहां से 4 5 25 चौका 25 पंजे और 5 से काटेंगे तो 15 और 15 चौका हो जाएगा 60। कितने का, 60 रुपए का। समझ लीजिए उसका क्या था, क्रय मूल्य था। अब उसने पूछा ही क्या है, कह रहा है बताइए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य हमने क्या माना 100, क्रय मूल्य क्या निकल आया 60, यानी 5:3 हो गया। 20 पंजे 20 दिया। हो सकता है जो लोग बिगिनर्स है ना, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा अभी लास्ट के 2-3 सवाल समझ में कम आए हों, लेकिन ऐसी अगर समस्या होती है तो उसके लिए आप एक बार रिपीट कर लीजिए, इन सवालों को आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि सवाल को पूरी तरीके से समझा दिया गया है और आपको समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य तो पता होना चाहिए। अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया, उसका 3/4 पे बेचा गया, तो इसका 3/4 निकाला 75। अब जब 75 का बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ, यानी 125 बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना, यानी ये हो गया उसका क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ये आंसर हो गया। और देखिए इस क्लास का एक आखिरी प्रश्न और कर लेते हैं। एक आखिरी प्रश्न, चावल का दाम 25% बढ़ गया है। ये सवाल तो आप लोग कर सकते हो, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है इसको, और ये इस चैप्टर में भी आया, क्योंकि बेचने खरीदने की बात होती है तो कई सवाल ऐसे कॉमन से आ जाते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव बताइए। नए भाव के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला था, नया मूल्य बराबर था mx/100/। m का मतलब मनी थी, x का मतलब प्रतिशत था
और 100 बाई का मतलब था कि कितना किलो कम मिला या फिर कितना किलो ज़्यादा मिला। एक जीरो से जीरो काटेंगे, बल्कि 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए और बाकी का बचेगा 5 दूनी और 5 पंजे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आंसर हो गया नया मूल्य। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था, पिछली वाली जो क्लास थी हमारी, पिछला चैप्टर था परसेंटेज, उसमें हमने ऐसे 2-3 प्रश्नों को पढ़ा था और यहाँ पर भी हमने इसको पढ़ लिया क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें कॉमन है और काफ़ी अच्छी क्लास थी, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपने पढ़े। अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ रखे, कई पैटर्न आपने पढ़ लिए हैं और सबके सब पैटर्न एक से बढ़कर एक थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके जाइए और अगली क्लास में मिलते हैं। किसी अगली जो इसकी बेहतरीन क्लास और रहेगी, इसके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।